हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा ICT वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी और क्षितिज भाग 2 से हम आज मंगलेश डबराल जी की कविता हम पढ़ने वाले हैं, संगतकार। तो इस कविता को हम रिवाइज कर रहे हैं। तो यहाँ इस कविता के माध्यम से वो उन कलाकारों के बारे में बता रहे हैं जो एक मुख्य गायक के पीछे गाते हैं। आपने देखा होगा, जब भी आप संगीत सुनते हैं तो एक संगीत में सिर्फ एक गायकार का ही नाम हम देखते हैं। हालांकि आपको लिखित रूप में सभी जो कलाकार होते हैं उनके नाम दिए जाते हैं, लेकिन हमारा जो सीधा सीधा ध्यान होता है वो मुख्य गायक पर होता है। तो यहाँ पर हमें जो है कवि बता रहे हैं कि एक गाने में या एक जो आपकी गाने की या किसी गीत में एक मुख्य गायक की भूमिका नहीं होती है। यहाँ पर उसके पीछे जो अन्य कलाकार हैं उनकी भी भूमिका होती है। उसका साथ देने वाले जो होते हैं उनकी भी जो है वो मुख्य गायकार की जो है क्या करता है, एक ढाल बन करके पीछे से उसकी मदद करता है। ठीक है, तो आइए इस कविता को हम एक बार पढ़ते हैं और फिर हम इसकी व्याख्या को समझेंगे। चलिए, तो कविता के बोल हैं, मंगलेश डबराल जी ने लिखी है और इस कविता में वो कहते हैं कि मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह भी फिर से गाया जा सकता है। ठीक है, तो आइए इस कविता को, तो चलिए कविता की जो पहला काव्यांश है पहले उसे पढ़ेंगे। हम इसको अलग अलग काव्यांशों में तोड़ेंगे और फिर इस के भावार्थ शब्दार्थ को हम देखेंगे। तो आइए, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। तो यहाँ मुख्य जो गायक कहा गया है, तो किसी संगीत में किसी गाने में जो मुख्य गायक होता है, मुख्य संगीतकार होता है, उसे मुख्य गायक कहा गया है। चलिए, चट्टान पत्थर का बहुत छोटा और विशाल खंड, भारी स्वर यानी गंभीर आवाज, अभी लिख लेंगे हम अभी थोड़ी देर में। कमजोर यानी दुर्बल, निर्बल, अशक्त, शक्तिहीन, ढीला, ये इसी के पर्यायवाची शब्द हैं। शिष्य यानी छात्र, गरज यानी बहुत गंभीर या घोर स्वर, गूंज भौरों के गुंजार करने का शब्द, गुंजार यानी से गुंजार कह सकते हैं आप, कलक कह सकते हैं, प्रतिध्वनि आप कह सकते हैं। आप देखते हैं डबल जो पीछे से आवाज आती है, गुंजार हो गया। प्राचीन काल यानी प्राचीन समय या बहुत पहले बीता हुआ समय। तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कवि? इन पंक्तियों में कवि ने गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व का प्रतिपादन किया है कि यदि कोई संगीत आप सुनते हैं तो आप वो संगीत सिर्फ मुख्य गायक
की भूमिका उसमें नहीं रहती है, बल्कि मुख्य गायक के पीछे जो उसका साथ देते हैं, चाहे वो वादन हो, चाहे वो अन्य जो हैं उसको गाने वाले हो, वो जो संगतकार है, उनकी भूमिका के महत्व को यहाँ पर कवि ने बताया है। यह कविता मुख्य संगीतकार का साथ देने वाले संगतकारों की भूमिका के इर्द गिर्द घूमती है, जो मुख्य गायक या मुख्य संगीतकार के साथ जो है उसका साथ देते हैं, उसके साथ जो है वो गाते हैं, उसके इर्द गिर्द ये कविता घूमती है। इस कविता में कवि कहते हैं कि जब मुख्य गायक किसी संगीत सभा में अपना कोई गीत प्रस्तुत कर रहा होता है, उसकी भारी व गंभीर आवाज के साथ ही हमें संगतकार यानी मुख्य गायक का साथ देने वाला सहगायक की आवाज सुनाई देती है ना। हम जो है जब भी संगीत सुनते हैं, आपने जब भी संगीत सुना होगा, कोई गाना आप सुनते हैं, तो वो गाना जो है पहले जो मुख्य गायकार होगा या पहले उसमें कोई ध्वनि होगी, कोई सुर होगा, कोई ताल होगा, और फिर गीत जो है उसके बाद ही शुरू होता है। और उसके बाद वो जो मुख्य गायक होता है वो थोड़ी देर चुप होता है, उसके पीछे से उसका साथ देने वाले अन्य जो गायक होते हैं, जिनको यहाँ कवि कहते हैं संगतकार, उस संगीत को गाने वाले संगतकार। तो उन्होंने क्या कहा कि जो वो मुख्य से उसकी साथ देने वाली वह आवाज हल्की हल्की मगर सुंदर और मधुर सुनाई देती। कभी कभी आप देखते होंगे मुख्य गायक से ज्यादा अच्छा पीछे का जो संगतकार है वो गाता है, तो वो आवाज बहुत छोटी, यानी वो अपनी उसकी वॉल्यूम को कम किया जाता है, ठीक है, ताकि मुख्य गायक की आवाज थोड़ा आगे आए और जो पीछे के जो गाने वाले हैं संगतकार हैं उनकी आवाज थोड़ी दबी रहे, लेकिन वो आवाज बहुत सुंदर होती है, मधुर वो आवाज सुनाई देती है, क्योंकि वो जो है मुख्य गायक से भी अच्छी हो सकती है। कभी उस संगतकार की आवाज सुनकर अंदाजा लगा रहे हैं। अब कभी वो गाना सुना होगा, तो उस गाने को उन्होंने बहुत ध्यान से सुना कि हम जिस गाने को सुनते हैं उसमें हम सिर्फ और सिर्फ जो मुख्य गायक है उसकी भूमिका ही उसमें सबसे ज्यादा डाल देते हैं, क्योंकि उसे हाईलाइट किया गया है, उसको आगे प्रस्तुत किया गया है। जो वादन वाले हैं, जो बजाने वाले हैं, जो संगीत के वाद्य यंत्र बजाते हैं, उनकी तो कभी जो है आगे वो दिखाई भी नहीं पड़ते हैं, और ना ही हम उनके चेहरों को जान पाते हैं, ना ही उनका नाम हम जान पाते हैं। तो उनके बारे में कवि ने, क्योंकि एक कवि जो है एक चीज को, वो किसी भी चीज को, जैसे आपने इससे पहले यह दंतुरित मुस्कान और फसल कविता पढ़ी है, तो कवि जो है जब बहुत दिनों से बाहर से आता है अपने घर, तो यहाँ एक छोटा सा नन्हा सा बालक जिसके अभी 2 दांत निकले हुए हैं, उन दांतों के साथ जो उसकी मुस्कान थी, जो मुस्कुराहट थी, उस पर ही कवि ने एक कविता लिख दी। यहाँ कवि इस कविता में किसी गाने को सुन रहे हैं, और गाने को सुनते सुनते वो जो है विश्लेषण कर रहे हैं कि किसी गाने में सिर्फ और सिर्फ मुख्य गायक की भूमिका नहीं होती है। कई बार जो मुख्य गायक होता है वो कहीं रुक जाता है, तो वहां उसको आगे उसका साथ देता है पीछे जो उसका बैठा होता है संगतकार, वो उसकी आवाज को आगे ले जाता है, और उस समय वो जो है उसका साथ देता है, उसका ढांढस बंधाता है। तो क्या कह रहे हैं कवि? वो कहते हैं कि जो छोटा सा उसका वो जो संगतकार है, जो मुख्य गायक के साथ है, वो गायक का छोटा भाई हो सकता है, या मुख्य गायक का कोई शिष्य भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, या तो वो गायक का भाई हो सकता है, या उस मुख्य गायक का वो शिष्य भी हो सकता है। और सबसे खास बात यह है कि यह संगतकार जब क्या करता है, गायक ने गाना शुरू किया है तब से उसका साथ तब से उसका साथ देने वो आया है, यानी शुरू से ही वह संगतकार मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज मिलाकर उसके संगीत को और भी प्रभावशाली बनाता है। तो ये शुरुआत से ही मुख्य गायक के साथ रहता है ना। तो यहाँ कवि इन पंक्तियों में कहते हैं, क्या कहते हैं कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई। कौन? जो संगतकार है। कहते हैं जो संगतकार है, मुख्य गायक के साथ जो पीछे से गाने वाला
होता है जिसको वो संगतकार कहते हैं। कहते हैं मुख्य गायक की आवाज चट्टान जैसी होती है, भारी भरकम आवाज होती है और वो बहुत ऊंचे स्वर में गाता है। लेकिन जो पीछे संगतकार होते हैं वह आवाज सुंदर होती है, कमजोर, यानी थोड़ी सी वो अपनी आवाज को कम करके ही गाते हैं। कांपती हुई थी, वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका कोई शिष्य। तो ये जो संगतकार है, जो मुख्य गायक का साथ दे रहा है इस संगीत में या किसी भी संगीत में, ये या तो मुख्य गायक का छोटा भाई हो सकता है या फिर ये उस मुख्य गायक का कोई शिष्य हो सकता है, या कहते हैं कि पैदल चलकर आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता है प्राचीन काल से। अब ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से है। वो शुरुआत से ही संगतकार जो है एक मुख्य गायक के साथ प्राचीन काल से ही वो उसका साथ देता है, उसकी आवाज में अपनी आवाज को मिलाता है और उसका साथ जो है वो हमेशा से देता आ रहा है। तो अब चलिए आप पहले पंक्तियों को क्या लिखेंगे, लिखिएगा मुख्य गायक के चट्टान जैसे डॉट डॉट करने के बाद आया है प्राचीन काल से। इस तरह से लिखेंगे कि इतनी पंक्तियों का आप अभी भावार्थ और शब्दार्थ लिख रहे हैं। चलिए फिर शब्दार्थ लिखेंगे आप। मुख्य गायक का अर्थ होता है मुख्य संगीतकार, चट्टान यानी पत्थर का बहुत बड़ा और विशाल खंड, भारी स्वर यानी गंभीर आवाज, कमजोर, दुर्बल, निर्बल, अशक्त, शक्तिहीन, ढीला, शिष्य, छात्र, गरज यानी बहुत गंभीर या घोर शब्द, गूंज यानी भौरों के गुंजार करने का शब्द, गुंजार। चलिए बच्चों, अब इसमें आप इसका नोट लिखें या फिर आप इसे संदर्भ लिख सकते हैं कि क्या इस कविता में दिया गया है और किसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। तो इन पंक्तियों में कवि ने गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व का प्रतिपादन किया है। यह कविता मुख्य संगीतकार का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के इर्द गिर्द घूमती है। अब लिखेंगे नेक्स्ट। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब मुख्य गायक किसी संगीत सभा में अपना कोई गीत प्रस्तुत कर रहा होता है, जब मुख्य गायक किसी संगीत सभा में अपना मुख्य गीत प्रस्तुत कर रहा होता है तो उसकी भारी व गंभीर आवाज के साथ ही हमें संगतकार, मुख्य गायक का साथ देने वाला सह गायक जिसको कह सकते हैं की आवाज सुनाई देती है। सुनते हो ना आप भी आवाज? वह आवाज हल्की हल्की मगर सुंदर और मधुर सुनाई देती है। ये जो आवाज होती है ये इस गाने को या उस गाने को, संगीत को चार चांद लगा देती है, क्योंकि उसकी आवाज बहुत सुरीली होती है, मधुर होती है। तो ऐसी मधुर आवाज को हम सुनते हैं। कवि उस संगतकार की आवाज सुनकर अंदाजा लगा रहे हैं कि यह संगतकार मुख्य गायक का छोटा भाई भी हो सकता है, क्योंकि ये उसी की तरह बहुत ही मधुर स्वर में गा रहा है, या मुख्य गायक का कोई शिष्य भी हो सकता है, या फिर संगीत सीखने के लिए पैदल चलकर मुख्य गायक के पास आने वाला कोई उसका रिश्तेदार भी हो सकता है ना। और सबसे खास बात तो यह है कि संगतकार जब से गायक ने गाना शुरू किया है तब से उसका साथ देने आया है, यानी शुरू से ही वह संगतकार मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज मिलाकर उसके संगीत को और भी प्रभावशाली बनाता है। चलिएगा, चलिए नेक्स्ट, इसका भावार्थ क्या है, क्या भाव निकला। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि मुख्य संगीतकार का साथ देने वाले संगीतकार की ओर लोगों का ध्यान लाना चाहता है, क्योंकि हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है उस संगीतकार की तरफ। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था कि किसी भी संगीत में किसी एक मुख्य गायक की भूमिका नहीं होती है,
उसमें जो वाद्य यंत्र बजाने वाले होते हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान कभी भी नहीं जाता है। साथ में उसका साथ देने वाले जो अन्य गायक होते हैं, वो संगतकार को हम कभी भी जो है उन पर ध्यान हमारा नहीं जाता है। तो यहाँ लेखक जो कवि हैं वो क्या करना चाहते हैं, वो हम लोगों का ध्यान उन संगतकार की तरफ लाना चाहते हैं, क्योंकि जितना योगदान किसी गायन में मुख्य संगीतकार का होता है उतना ही योगदान संगतकार का भी होता है। उसकी आवाज भले ही धीमी आती है, परंतु उसकी आवाज में भी मधुरता और सुंदरता होती है। कभी अनुमान लगाते हैं कि वह संगतकार का कोई भाई या शिष्य या कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, क्योंकि वह संगतकार के साथ बहुत समय पहले से ही संगतकार की भूमिका निभा रहा है। तो ये इसका अर्थ है। चलिए नेक्स्ट जो काव्यांश है उसको आप पढ़ेंगे। तो आगे कहते हैं कवि कि गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। जब कोई गायक गाना गाता है तो गाने को गाने के बाद तो मुख्य लाइनें होती हैं, 2 या 4 जो भी होंगी, लेकिन उसके बाद उसमें अंतरे आते हैं। अंतरे में गाना आपका या तो जटिल होती है, ठीक है, और अंतरे में थोड़ा बहुत जटिल तो होता ही है। तो जब वो गायक अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर, यानी वो इतना डूब जाता है उस गाने में, चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाली रहता है, क्योंकि हर गाने में 1-2 स्थाई भाव होते हैं, है ना। तो वो उस स्थाई रूप को फिर से पुनः उस गायक को उस जटिल अंतरे से वापस ला करके, क्योंकि वो कहीं खो चुका होता है उस गाने की जटिल तानों के जंगल में, जो मुख्य गायक, ठीक है, तब संगतकार उसको उस स्थाई की तरफ लेकर आता है, यानी पुनः से वो उन लाइनों को गाता है और अब जो है वो जो मुख्य गायक है वो फिर से पुनः उस स्थाई की तरफ आ जाता है। जैसे समेटता हुआ मुख्य गायक का पीछा छोटा सामान, ऐसे वो उसको जो है संभालता है कि भाई बस हो गया, आगे नहीं जाना है अब, क्योंकि वो जो गायक होता है वो खो चुका होता है उन जटिल अंतरों में, उन जटिल तानों में वो खो चुका होता है, और कहीं ना कहीं जो है वो उस स्थाई की को भूलने की जो है भूल जाता है। तो ऐसा लगता है कि संगतकार पुनः जो है उस स्थाई को संभालता है। वो ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे मुख्य गायक अपना पीछा जो सामान है समेटता हुआ, जो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वो नौसिखिया था। तो वो जो है उसको याद दिलाता है संगतकार, उसके बचपन के बारे में याद दिलाता है जब वो नया नया सीख रहा था। चलिए फिर हम आगे भी इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो शब्दार्थ लिखेंगे। अंतरा होता है मुखड़े को छोड़कर, देखो किसी भी गाने में मुखड़ा होता है उस गाने का, फिर उसके बाद उसमें अंतरा आता है ना। तो मुखड़े को छोड़कर गीत का शेष भाग, गीत की टेक से अगली पंक्ति, है ना, गीत के जो चरण होते हैं उसे अंतरा कहा जाता है। जटिल यानी उलझा हुआ, कठिन, दुर्बोध, जो आसानी से सुलझ न सके। चलिए तान कहते हैं संगीत में स्वरों का जो कलात्मक विस्तार होता है उसे तान कहा जाता है। सरगम 7 सुरों का समूह है। स्वरग्राम सप्तक या 7 सुरों के उतार, चढ़ाव या आरोह, अवरोह का क्रम, ठीक है। लांघ कर यानी पार करना, पार करना नहीं पार करना होगा। अनहद, अनाहत या सीमातीत, स्थायी हमेशा बना रहने वाला, सदा स्थिर रहने वाला, नष्ट न होने वाला। समेटना, बिखरी या फैली हुई वस्तु को इकट्ठा करना या बटोरना। नौसिखिया, जिसने कोई काम हाल ही में सीखा हो, नया नया, ठीक है, जो काम में निपुण न हो। तो कविता के इन पंक्तियों में कवि संगतकार के उस हुनर के बारे में वर्णन कर रहा है जब मुख्य संगतकार या संगीतकार अपनी ही धुन में खो जाता है। जब मुख्य संगीतकार अपनी ही धुन में खो जाता है और अपने सुरों से भटकने लग जाता है,
तब संगतकार ही अपनी खूबियों का प्रदर्शन करते हुए सब कुछ वो संभाल लेता है। ठीक है, क्योंकि एक स्टेज पर आप अकेले परफॉर्म कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी चूक हो जाती है, तो वहां पर ये जो संगतकार होता है वो उस मुख्य गायक का भरपूर साथ देता है, और जहां से वो भटकना शुरू कर देता है क्योंकि वो सुरों के ताल में कहीं खो जाता है मुख्य गायक, वहां पर ये जो संगतकार है ये उस मुख्य गायक का साथ देता है और अपनी खूबियों का प्रदर्शन यहाँ पर करता है। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कभी कभी मुख्य गायक किसी गाने का अंतरा गाने में इतना मगन या तल्लीन हो जाता है कि वह अपने सुरों से ही भटक जाता है, यानी असली सुरों को भी वो भूल जाता है और अपनी ही गीत या ताल में लगने वाले सुरों के उच्चारण को भूल जाता है। क्योंकि जब अंतरा आता है तो उसकी लय, उसका सुर वो भी चेंज होता है, वो भी बदलता है। और जब सुर चेंज होगा, जब अंतरा चेंज होगा, तो कभी कभी, क्या हमेशा नहीं, कभी कभी वो उन सुरों में चढ़ करके जब उस अंतरे को गाता है, ठीक है, तो वो जो मुख्य स्वर होते हैं वो मुख्य सुरों से क्या हो जाता है, भटक जाता है, यानी असली सुरों को ही वो भूल जाता है और अपनी ही गीत या ताल में लगने वाले सुरों के उच्चारण को वो भूल जाता है। वह संगीत के उस मोड़ पर आ जाता है जहां अंत निकट हो। ऐसी स्थिति में जो संगतकार है, जो हमेशा मुख्य सुरों को पकड़े रहता है, उसको जो है कहीं अगर वो भटक भी जाता है, कई बार स्टेज परफॉर्म में आपने देखा भी होगा कि कई बार जो है वो भटकते हैं, तो फिर वहां पर अपनी जो मुख्य जो सुर होते हैं उनको पकड़े हुए संगतकार रहता है, वो हमेशा ही उन सुरों के साथ रहता है मौजूद। ठीक है, तो उन सुरों को वो दोबारा से गाता है और मुख्य गायक की मदद कर उसे उस विकट स्थिति से बाहर लाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संगतकार हमेशा मूल स्वरों को ही दोहराता रहता है जब मुख्य गायक गीत गाते हुए सुरों की दुनिया में खो जाता है और अंतरे के सुर तान की बारीकियों में उलझकर बिखरने लगता है। मुख्य सुरों को वो भूल जाता है, तब वह संगतकार के गाने को सुनकर वापस उन सुरों से जुड़ जाता है, क्योंकि वो तो अंतरे में खो गया है जो मुख्य गायक है, और यहाँ वो उन शब्दों को भूल जाता है, मुख्य गाने की जो सुर होते हैं, जो ताल होती है, उसको भूल जाता है। अब ये जो संगतकार है वो इसको पुनः उस मुख्य अंतरे तक लेकर आता है। उस समय ऐसा लगता है मानो जैसे वह संगतकार मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान समेटते हुए उसके साथ आगे बढ़ रहा है। उस समय उस मुख्य गायक को अपना बचपन याद आता है, जब वह नया नया गाना सीखता था, जब वो नौसिखिया था और उसका गुरु उसके सुरों से भटकने न देकर सही सुरों पर बने रहने की पर मैं उसकी मदद करता था। यानी जब वो शुरू गाना सीखता है तो कई बार वो अपने सुरों को भूल जाता था, तो उसकी मदद करता था कौन, उसका गुरु जो मुख्य गायक है। तो अब इस संगतकार की मदद से उसे अपने वो दिन याद आते हैं जब वो नया नया नौसिखिया, जब वो नया नया सीख रहा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम इसको करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।